तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और गणित सब्जेक्ट है, चैप्टर 5 क्लास 10 का। और उसमें से हम लोग कोई चैप्टर जैसे पढ़ाते हैं तो उसके लिए बेसिक जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। वो कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो बनाया था तो वो अपलोड नहीं किया हुआ हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो मैं अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई हो और मेरा रिजल्ट भी अच्छा हो, तो आप लोग सब्र बना करके इस चैनल पर बने रहिए और सारे के सारे सब्जेक्ट इस पर एक एक करके वीडियो में डालता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट भी कर दूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में मैं पढ़ाने वाला हूँ आज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियाँ, यहाँ पे निम्नलिखित स्थिति है, इन किन स्थितियों के संबंध की संख्या की सूची एपी में है, और अगर है एपी में तो वो क्यों है। सबसे पहले एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है ना, यहाँ पे जैसे दो संख्या है, मान लीजिए 2, 5, 8, 11, और ये जो संख्या, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें 3 प्राप्त हुआ। ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें 3 प्राप्त हुआ, और ये दोनों के बीच का अंतर जो है और ये 3 प्राप्त हुआ। और ये देख रहे हैं यहाँ पे सभी बराबर हैं, तो अगर सभी बराबर हैं तो ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। और अगर ये तीनों में से एक भी बराबर नहीं होता, या एक मान लीजिए ये दोनों बराबर होता और ये नहीं बराबर होता, तो ये एपी में नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अभी हम लोग ये चेक करेंगे इसमें से कि कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो क्यों का तो रीजन तो समान हो गया कि क्यों है। अगर हमको सिर्फ यही देखना है कि चूंकि मेरा D1 यानी सार्वंतर D1, D2 और D3 कम से कम 3 सार्वंतर अगर बराबर हो जाए तो मेरा एपी में होगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात कि देखिए, यहाँ जब कह रहा है हमको इसके लिए प्रथम पद को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रथम पद को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं। तो द्वितीय पद को क्या करेंगे, द्वितीय पद को भी हम लोग जो है सो A2 से डिनोट करेंगे, और तृतीय पद को A3 से डिनोट करेंगे। तृतीय पद को हम लोग A3 से डिनोट करेंगे, है ना, तृतीय पद को A3 से डिनोट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से A4, A5 और लास्ट वाला जो पद होता है उसको कहीं कहीं पे हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, या अंतिम पद जिसको बोला जाता है उसको हम लोग AN से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, पहला एकदम क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना तो आराम से सब चीज़ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए यानी 1 किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है मेरा 15 रुपया है, ठीक है। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मेरा 8 रुपया बढ़ जाता है। तो इसमें से देखिए, अगर मेरा प्रथम किलोमीटर के लिए यानी A1 मेरा जो है, A1 मेरा दिया हुआ है, A1 मेरा दिया हुआ है 15 रुपया, और A2 यानी इसमें 15 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 8 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा, तो यहाँ हो गया 23, है ना। तो इसलिए अब उसके बाद A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार से। तो यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए मेरा आराम से देखिएगा, कर्सर जहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए मेरा 15 रुपया लग गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जब हम दूसरा किलोमीटर का तय करेंगे तो 15 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन 8 रुपया और वो ले लेगा। तो जब 8 रुपया वो लेगा तो 15 + 8 यानी दूसरा 2 किलोमीटर हम चलेंगे तो कुल मेरा 23 रुपया हो गया।
कुल मेरा 23 रुपया हो गया। और तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो 23 रुपया तो वो लेगा लेगा, फिर 1 किलोमीटर और अधिक चलने के लिए 8 रुपया फिर अधिक ले लिया, और उसके बाद फिर एक और किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर में चलना जाए तो 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपया, लेकिन फिर 1 किलोमीटर के लिए मेरा 8 रुपया अधिक ले लेगा, यानी 39 रुपया ले लेगा। तो A1 मेरा हो गया 15 और A2 मेरा हो गया 28, A2 मेरा हो गया 28, ये हो गया 31, ये हो गया 39 और ये हो गया 15। अब ये 4 पद हमें प्राप्त हैं, तो हम D1 निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे तो D1 बराबर, देखिए यहाँ D1 बराबर हो गया मेरा A2 माइनस A1। ये सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्यों? क्योंकि पहला सार्वंतर निकाल रहे हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर ये दोनों के बीच बोला जाए बाबू कि ये दोनों के बीच का सार्वंतर कितना होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 28 माइनस 15 करेंगे, है ना। तो 28 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हल्का सा गलती हो गया, क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे है ना। अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, चूंकि 15 प्लस 8 कितना होता है 23। अब 23 में 15 जाएगा तो 8 होगा, और फिर इसका A3 यानी D2 है ना, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, इसी तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि मेरा D1 बराबर है D2 का, D1 मेरा बराबर है D2 का बराबर है D3 का, और इसीलिए यह AP में है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत अब बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सॉरी, ये हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ दिए, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु के निकालने वाला पंप जो है बेलन के शेष हवा में से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे कि जब मेरा हवा बेलन में, सपोज करो 1 भी मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि बेलन का जो हवा है वो कितना था, तो बेलन की जो उपस्थित हवा की मात्रा थी वो प्रथम बार में, शुरुआत बार में मेरा x था, और दूसरा बार में क्या हुआ कि x तो था लेकिन उसका चौथाई भाग, यानी x का चौथाई भाग मेरे को निकाल दिया गया, तो -1/4 भाग और x है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस और 1 और x को गुना करेंगे तो x/4 है ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3x/4। क्यों होगा, तो क्यों होगा क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस x है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3x/4। अब उसके बाद A2 जब हम निकाल रहे हैं, A2 तो निकल गया मेरा 3x/4, जब A3 निकाल रहे हैं तो 3x/4 अभी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है हवा, बट इसका चौथाई भाग ये, यानी इसका चौथाई भाग जो है सो निकाल दिया जाता है, तो कितना शेष बचेगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास था अवेलेबल 3x/4 और निकाल दिया गया 3x/16, इसका चौथाई भाग, यानी 4 से नीचे से गुना करना होगा। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 हो गया, 4 12x माइनस 3x यानी 9x/16 है ना, तो 9x/16 हो गया इसका तीसरा। अब यहाँ पे चौथा भाग भी हम लोग निकालेंगे, चौथा भाग में यानी A4 चौथा पद क्या होगा, चौथा भाग जब हम तीसरी बार हवा निकालें तो क्या हो जाएगा मेरा कि तीसरी बार हवा निकालने के बाद मेरे पास अभी अवेलेबल कितना था, तो अवेलेबल था 9x/16 और माइनस 9x/64, 4 से गुना कर देंगे क्योंकि चौथाई भाग बाहर निकाला जाता है। तो अब इसको बार बार निकालने पर बहुत परेशानी होता होगा आप लोगों को, तो 64 है। अब यहाँ 16 देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 को 64 मतलब 64 को 16 से भागा देंगे 4 बार में, 9 36x
और माइनस 27 पर, सॉरी 9x, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा दिमाग फास्ट चलने लगा है, तो 36x में 9x जाएगा तो 27x बटा और 64 है ना, ये हो जाएगा आपका। अब ये मेरा A1 A2 A3 निकल गया और A4 भी निकल गया। अब हम D1 D2 और D3 निकालेंगे। तो मेरा देखिए, जब हम D1 निकालेंगे तो D1 बराबर फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1 है ना, और ये चीज हमने यहाँ पे निकाल चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखिए है ना, ये चीज मैंने यहाँ पे निकाला कि A2 माइनस A1, यानी ये मेरा D1 निकला और ये मेरा D1 निकला, तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू D1, ये मेरा D2 निकला, यहाँ x आप लोग जोड़ दीजिएगा, x हम लिखने भूल गए हैं है ना। अब उसके बाद D3, तो D3 नीचे निकाला हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा D3। अब सभी का सार अंतर तो समान नहीं है, तो यह AP में नहीं होगा, यह AP में नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि हम लोग पढ़े भी थे क्वेश्चन को, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बढ़ती जाती है। यहाँ पे 50 रुपया भूल गया है लिखने, है ना, तो हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी से, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 50 रुपया आप अपने समझ लीजिएगा, जोड़ने के लिए किताब से आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रथम पद के लिए ध्यान से देखिए बाबू, प्रथम पद यानी जब शुरुआत में हम खुदाई एक मीटर की किए तो हमको मिला 150 रुपया, और मजदूर है हम, तो फिर अगर दूसरा मीटर में खुदाई करेंगे तो 50 रुपये बढ़ा देता है वो, है ना, सेठ अच्छे हैं, तो 50 रुपये, तो एक मीटर पर 50 रुपये मिलता है। पहला मीटर पर हमको 150 रुपये मिलता है और दूसरा मीटर पर 85 रुपये मिलता है, यानी 150 और 50 200, और फिर एक तीसरा 1 मीटर और बढ़ाएंगे तो 250, फिर 1 मीटर और बढ़ाएंगे तो 300। इस तरह से मेरा ये हो गया A1 और ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब यहाँ पे देखिए, जब हम D1 निकालेंगे तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस, है ना, A2, और जब यहाँ हो गया, अब इसके अंतर क्या हो गया सर, जब हम यहाँ पे D1 D2 D3 निकालेंगे, देख रहे हैं कि चूंकि जो है मेरा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी ये तीनों बराबर हैं। अब तीनों बराबर हैं तो ओब्वियसली है कि यह AP में है, और यही चीज हमें ज्ञात करना था, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि दूसरा में कि दी हुई AP का प्रथम पद लिखना है और प्रथम 4 पद लिखना है, सॉरी, दी हुई AP का जो है सो प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि उसका प्रथम पद दिया हुआ है और सार अंतर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझिए कि प्रथम 4 पद लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम 4 का पद का मतलब हो गया कि A1 आपको लिखना है, A1 लिखना है, A2 लिखना है और A3 लिखना है और A4 शुरुआत से लिखना है ना। तो प्रथम 4 पद के लिए शुरुआत से लिखना है। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रथम 4 पद लिखना है, यानी A1 मेरा दिया हुआ है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, A1 बराबर मेरा 10 दिया हुआ है। A2 लिखना है तो A1 प्लस D, यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, चूंकि D भी दिया हुआ है मेरा 10, यानी कुल मिला के हो गया 20। A3 लिखना है तो A2 प्लस D, यानी इसके पिछले पद में, यानी 20 प्लस 10 यानी 30, है ना। और A4 लिखना है तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस D, यानी 30 प्लस 10 यानी 40, ठीक है, ये हो गया मेरा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके प्रथम 4 पद यानी 10, 20 और
30 और 40 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में भी वही प्रथम पद दिया हुआ डी। तो प्रथम पद देखिए आपका क्या हो जाएगा, दूसरा का प्रथम पद और द्वितीय पद और तृतीय पद चतुर्थ पद है ना। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है -2 और द्वितीय पद दिया हुआ है 0। चलिए, तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले थे जिसका प्रथम पद दिया हुआ है -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0। अब प्रथम पद दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्रथम पद यहाँ पे देख लीजिए है ना, यहाँ a1 बराबर a1 यानी अब यहाँ a2 जब निकाल रहे हैं तो ये a2 यानी उसका प्रथम पद और में सार्वंतर को जोड़ेंगे यानी d को जोड़ेंगे, -2 और +0 यानी हमेशा -2 रहेगा। फिर -2 में जब इसका a2 में d जोड़ेंगे, a2 मेरा -2 आया और d मेरा 0 है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो भी मेरा -2 है और उसके बाद यहाँ पे भी -2 है ना। तो ये इसी प्रकार से -2 यानी प्रथम पद इसका -2 हो गया, द्वितीय पद -2 हो गया, तृतीय पद भी -2 हो गया, चतुर्थ पद भी -2 ही हो गया। तो ये 4 पद जो निकालने मेरे, वो 4 पद मेरे क्या हो गए, ये है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब इसका प्रथम पद दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि a बराबर 4 और d बराबर -3। तो ये आप लोग ठीक सेम टू सेम एज इट इज इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद चौथा नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो a बराबर -1 दिया हुआ है और d बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा, नहीं बनने पर मैं बनाऊंगा। ठीक है, और पांचवा नंबर भी बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं फिर से बनाता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छा से समझाता हूँ, एकदम सेम चीज है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। इसमें से सिर्फ प्रथम पद और सारवंतर यानी a1 और d लिखना है। क्या लिखना है, a1 और d लिखना है, बस a1 और d है ना, a1 d लिखना है। तो a1 तो हमको पता है कि a1 जो है वो मेरा, यानी यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद a1 जो है सो 3 आया, और इसका सारवंतर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि ये सार एपी में है, बता दिया है कि एपी में है, तो इसका सारवंतर निकालने के लिए हमको a2 - a1 यानी a2 मेरा दिया हुआ है a2 मेरा दिया हुआ है 1 और या -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -1 नहीं 1 ही दिया हुआ है, 1 - 3 और ये हो गया मेरा -2 है ना। तो d मेरा यानी सारवंतर मेरा हो गया -2 और a1 हो गया मेरा 3। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से प्रथम पद जो है सो -5 है और उसके बाद -1 है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि -5 और -5 एंड -1 द्वितीय पद है ना। तो क्या है, -5 -1 3 और 7। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी a1 मेरा हो जाएगा 5 और d मेरा हो जाएगा, तो इसका द्वितीय पद में -1 में माइनस कर देंगे -5 यानी क्या हो जाएगा, -1 और माइनस +5 यानी 4। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग एज इट इज निकालते जाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आपको आप हमें बताएं, कमेंट में बताएं। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो अगर एक पहला देखिए इसमें क्या क्वेश्चन, पहला क्या कह रहा है कि कौन कौन एपी में है। पहला क्वेश्चन ये है मेरा, कौन कौन एपी में है
और अगर कोई एपी में है तो उसका सारवंतर लिखें, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि इसके अगले 3 पद भी लिखें, यानी 3 क्वेश्चन इसमें है और तीनों क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। अभी पहला है कि कौन कौन एपी में है। तो एपी में जानकारी करने के लिए हमको सबसे पहले इससे हमको निकालना क्या होगा, D1, D2 और D3। और ये D1, D2, D3 जो है सो सभी बराबर होने चाहिए। और यहीं से जब हमको अगर बराबर होगा तब आगे बढ़ेंगे दूसरा स्टेप में, और अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग दूसरा तीसरा के स्टेप में बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर बराबर होगा तो डी जो यहाँ से निकलेगा वही इसका हो जाएगा सारवंतर। और अगर यहाँ पे डी सारवंतर निकल गया तो हम लोग इसके अगले 3 पद निकालेंगे, यानी A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला जो होता है A4 प्लस डी होता है, और A6 का यानी इसके पिछले पद यानी A5 प्लस डी होता है, और A7 का फॉर्मूला A6 प्लस डी होता है। हमको A5 कहाँ से प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा। A6 कहाँ से A5 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब A6 यहाँ से, जैसे A6 तो फॉर्मूला में है A7 निकालने के लिए, तो A6 कहाँ से प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा, और A7 तो यहाँ निकल ही जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या एपी में है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि 2, 4, 8, 16 एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमको D1 निकालना होगा, और D1 निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि D1 कैसे निकाला जाता है। तो D1 के लिए हम लोग A2 माइनस A1, और D2 निकालने के लिए इससे बढ़कर यानी A3 माइनस A2, और D3 निकालने के लिए इससे बढ़कर यानी A4 माइनस A3। कितना आसान है। तो आप बस सीखते जाओ और उसके बाद यहाँ पे देखो कि होता है या नहीं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अब जैसे कि पहला पद था मेरा 2, दूसरा पद था 4, तीसरा पद था 8 और चौथा पद था 16। अब मैंने यहाँ D1 निकाला, फिर यहाँ मैंने D2 निकाला, फिर D3 निकाला। अब देख रहा हूँ कि D1 2 निकला, D2 4 निकला, D3 8 निकला। तो क्या D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का? नहीं है। तो यह AP में नहीं है, AP में नहीं है ना। एकदम इजी पूर्वक में हम लोग समझ जाएंगे। अब इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये है मेरा A2, सॉरी ये है A1 यानी 2 है, A2 A3 A4। ठीक है, तो जब हम इसका D1 निकालेंगे तो D1 मेरा क्या निकलेगा देखते हैं। तो दूसरा पद D1 में क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी 5/2 माइनस 2, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी 5 में 4 जाएगा तो 1/2। ठीक इसी प्रकार से जब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 मेरा कितना है 3 में 5/2 जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे 2, 6 में 5 जाएगा तो 1/2। ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे D3। तो D3 निकालने के लिए हम इसी प्रकार से एज इट इज निकालेंगे तो भी आएगा मेरा 1/2। अब जब सबका 1/2 आ रहा है यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, तो यह समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर भी तो लिखने के लिए बोला गया था दूसरा प्रश्न में। तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर यहाँ पे देखना है कि सारवंतर 1/2 हो गया। अब A5 निकालना है तो A5 का फॉर्मूला हमने बताया था कि A4 प्लस D होगा, और यहाँ 7/2 प्लस 1/2, यानी इसका जो 7/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे यानी 7 प्लस 1 यानी 8/2, और ये काटेंगे तो 4 बार में, है ना। अब उसके बाद A6 जब हम निकालेंगे तो A6 के लिए हमको चाहिए A5 और यहाँ D। तो A5 मेरा 4 है प्लस 1/2, और इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको भी निकाल जोड़ करेंगे तो 9/2 आएगा। और एक और निकालना था लास्ट है ना, तो उसको हम लोग निकाल देंगे इजी वे में। A6 प्लस D, A6 प्लस D यानी A6 मेरा कितना है 9/2 प्लस यहाँ 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 10/2 यानी 5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताएं कि सर ये क्वेश्चन फिर से एक बार बता दें, मैं बताऊंगा, है ना। तो ये सारा एज इट इज एकदम सेम टू सेम एज इट इज बन जाना चाहिए आप लोगों से, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप लोग को हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना। तो कुल मिला के इसमें जो है वो 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन को आप लोगों को, ये आप समझ लो कि होमवर्क है आपका, कल का होमवर्क है, ये 15 का 15 क्वेश्चन आपको बना के लाना है। आप सॉरी मैंने हाँ, ये आपको बना के ही लाना है। और आप जब देखिए, जब तक बना के नहीं लाइएगा ना तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हमने सीखा या नहीं सीखा। आपको सीखने के लिए बनाना पड़ेगा, और जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। मैथ प्रैक्टिस करने का नाम है बाबू, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनते जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 5.2 कोशिश करूँगा कि पूरी का पूरी बना के दूँ, ठीक है।